पेरेंटल हिस्ट्री भी इसमें बड़ा रोल प्ले करती है। किसी एक पर्सन को आपको डायबिटीज है, आपके मदर या फादर को, आपको रिस्क है 25 से 30% डायबिटीज होने का। अगर दोनों पेरेंट्स को है, ये रिस्क जो है आपकी 60 से 70% पे पहुंच जाती है। About why India is known as the diabetes capital. The statistics show that almost 10 to 12% of the adult population in Indian cities have diabetes. थायराइड की प्रॉब्लम के पेशेंट्स की ज्यादा बातें सुनने को मिलती है। आपको नींद ज्यादा आने लगती है, आपको थकान होने लगती है, हार्ट फंक्शन नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली, आपकी स्किन सूखी होने लग जाएगी, रफ स्किन होने लग जाएगी। 80% लोगों को कोई सिम्टम नहीं होता। आपकी शुगर 400 चल रही है, 500 चल रही है, हर जगह इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, गर्दन पे, हाथों में, अंगुलियों में, कहीं ना कहीं, और वो इन्फेक्शन भर नहीं रहे। हम सुनते हैं माता जी थे, बाथरूम में स्लिप हुआ, फ्रैक्चर हो गया। जनरली आप नहीं सुनते हैं कि फीमेल को 50 से पहले हार्ट अटैक आया हो। ईस्ट्रोजन कम हुआ, हार्ट अटैक्स की रिस्क बढ़ जाती है। जिन पेरेंट्स को डायबिटीज है वो अपनी जो संतान है किन किन बातों का ध्यान रखे। मोबाइल फोन पे बच्चा बैठ के खाना खाता है, बच्चे को ये पता नहीं होता कि बच्चा कितनी रोटी खा चुका है। वक्त वक्त पे ये नजर रखें कि आपके बच्चे की गर्दन जो है वो काली ना पड़ रही हो। 25 साल के लड़के में 200/120 का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। अगर कोई अपनी शुगर के अंदर लापरवाही करता है तो क्या क्या बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं? कंप्लीट ब्लाइंडनेस तक पॉसिबल है। हार्ट अटैक्स की रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको पैर काटने तक की नौबत भी आ सकती है। नमस्कार साथियों, आप सबके आशीर्वाद प्रेम के लिए मैं अपने पूरी टीम की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे पॉडकास्ट, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उनके मुख्य संदेशों को ज़रूरतमंद तक और परिवार के सदस्यों तक साझा कर रहे हैं। मैं हूं रेक्स और हाजिर हूं जोधपुर पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड लेकर, प्रेजेंटेड बाय सुरेश राठी ग्रुप। और आज जिन डॉक्टर साहब से हम मुलाकात करने वाले हैं वो एक नहीं, हमें कई बीमारियों के बारे में जानकारियां देने वाले हैं कि किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। डायबिटीज़ जो कि आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ हो चुकी है, मोटापा जो लगातार बढ़ रहा है, हार्मोन जो हैं हमारे उनका इनबैलेंस होना, इनसे जुड़ी हुई तमाम बातें आज के पॉडकास्ट में आप जानने वाले हैं। तो आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर रौनक गांधी, जो कि एडल्ट और पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों और बड़ों में डायबिटीज़ जो होती है उसके आप एक्सपर्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ हार्मोन से होने वाली बीमारियों के भी आप विशेषज्ञ हैं, और ओबेसिटी में भी आप परामर्श दे रहे हैं कि कैसे आप अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेडिकली आपके जो डेजिग्नेशंस हैं वो तो हमने बताया है, थोड़ा आप हमारे व्यूवर्स को भी अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए ना। आप कब से आपने शुरू किया और किन किन विषयों पर आप लगातार काम कर रहे हैं? हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर रौनक गांधी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में। एंडोक्राइनोलॉजी जो कि एक ब्रांच है जो डील करती है डायबिटीज़, थायराइड, अदर हार्मोन्स के साथ में। तो जो भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं वो अडल्ट एंड पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं एंड डायबिटीज़ के सुपर स्पेशलिस्ट हैं। मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी 2008 में, जब मैं MBBS करने के लिए एंटर हुआ था डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज में। 2014 to 17 मैंने MD परसू किया था MGH हॉस्पिटल में ही, MD मेडिसिन में। एंड देन 2018 to 2021 आई वॉज इन उड़ीसा, बरहमपुर, जहाँ पे मैंने DM इन एंडोक्रिनोलॉजी, जो कि एक सुपर स्पेशलिटी डिग्री है, MD मेडिसिन के बाद का एक सब स्पेशलिटी है। जिस तरीके से आप कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी को देखते हैं, वैसे ही हार्मोन संबंधित रोगों के लिए एंडोक्राइनोलॉजी ब्रांच है, जिसके अंदर डायबिटीज़ मुख्य रूप से इंक्लूड होती है, थायराइड, और उसके अलावा सारी प्रकार के हार्मोन रोग, जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी आपके हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज हैं वो सारे एंडोक्राइनोलॉजी डील करती है। इवन ओबेसिटी भी, जो कि एक हार्मोन डिस्टर्बेंस की वजह से होना काफ़ी हद तक पॉसिबल है, और उसमें ओबेसिटी में बहुत सारी हार्मोनल मेडिकेशंस या हार्मोनल पर्टर्बेशंस के कारण आपको ओबेसिटी होना पॉसिबल है। तो आज के पॉडकास्ट में इन तमाम विषयों पर आपको जानकारी मिलने वाली है, तो पॉडकास्ट को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अपने परिवार से साझा ज़रूर कीजिएगा। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि डायबिटीज़ होने के मुख्य कारण कौन से हैं? रेक्स जी, जैसा कि आपने बोला कि डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी या मोटापा, ये दोनों ही मोटे मोटे तौर पर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। इनका जेनेटिक बैकग्राउंड भी होता है, जैसे कि आपके माता पिताजी को अगर डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क रहेगा। आपकी फैमिली हिस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग है, आपका लाइफस्टाइल ख़राब है तो आपको डायबिटीज़ का रिस्क रहेगा। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ाते हैं। जैसा कि एक पहला मैंने बताया जेनेटिक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर होगा कि आपकी खान पान कैसा है, आपकी सोशल एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, कि अगर आप घूमते फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मोटापा कम रखते हैं तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा कम रहेगा। थर्ड चीज़ होती है कि आपका
पीसीओडी होना, प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ डिटेक्ट होना, ये सब आपको फ्यूचर में, आपको अगर प्रेगनेंसी के टाइम डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई थी तो वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, उस वक्त डायबिटीज़ आई, वो आगे जाके फ्यूचर में भी वापस आ सकती है, तो उसका प्रोबेबिलिटी रहता है। जिन फीमेल्स को पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस की प्रॉब्लम्स है, उनको भी फ्यूचर में डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल की समस्या ये सब हैं, उन लोगों को भी डायबिटीज़ होने का खतरा रहेगा। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, खाने पीने पे कंट्रोल ना होना, एक्सेस कैलोरीज खाना, मोटापा बढ़ना, नींद प्रॉपर ना लेना, एक्सेस स्ट्रेस लेना, ये सब कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो आपकी डायबिटीज़ होने के रिस्क को बढ़ाते हैं। एक ये भी तो कहा जाता है ना कि पेरेंटल हिस्ट्री भी इसमें बड़ा रोल प्ले करती है। दैट इज़ जेनेटिक पार्ट, पेरेंटल हिस्ट्रीज। अगर आपके माता पिता को, किसी एक पर्सन को आपको डायबिटीज़ है, आपके मदर या फादर को, देन यू हैव अ रिस्क ऑफ, आपको रिस्क है 25 से 30% डायबिटीज़ होने का। अगर दोनों पेरेंट्स को है तो ये रिस्क जो है आपकी 60 से 70% पे पहुंच जाती है ओवर द लाइफ टाइम। तो आपको इस टाइम पे बचने के लिए अपने वजन को, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है कि अपन इसको चेंज कर सकते हैं, वजन को आप चेंज कर सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हैं, ये सब इंक्लूड करके आपको इस रिस्क को रिड्यूस करना चाहिए। अदरवाइज इफ़ आपने अपना वजन, खाना पीना कंट्रोल नहीं किया, मोटापा बढ़ रहा है, फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है, तो आपको अपने माता पिता की जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसकी वजह से आपको भी डायबिटीज़ होगी। सर, जैसे आपने जेनेटिक कारण का भी बताया कि ये भी मुख्यतः रहता है, तो क्या हम इन एडवांस जिन पेरेंट्स को डायबिटीज़ है या हार्ट की डिजीज़ है, वो अपनी जो संतान है उनके बचपन से ही, उनकी ग्रोथ के टाइम से ही किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि उनको रिस्क थोड़ा कम रहे? बिल्कुल उचित सवाल है ये आपका। प्रिवेंटिव मेडिकेशन या प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज़ हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। जिन माता पिता को डायबिटीज़ है, उनकी फैमिली हिस्ट्री अगर डायबिटीज़ की है, उस वजह से उनके बच्चों को हमेशा रिस्क रहेगी। तो आपको जो चीज़ करनी है वो रखना है कि अपने बच्चों को ऊपर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट या एक्सेस वजन ना बढ़ने दें। उसका ध्यान रखें कि आपका बच्चा प्रॉपर ग्रोथ ले, एक्सेस ग्रोथ ना ले। जितनी हाइट होनी चाहिए उतना वजन बढ़े बच्चे का, एक्सेस में वजन ना बढ़े। सेकंड चीज़, फिजिकली एक्टिव रखना अपने बच्चे को। अपने बच्चे को खेलने दीजिए, मोबाइल के सामने मत बैठा रहने दीजिए, टीवी के सामने मत बैठा रहने दीजिए, बिकॉज पीडियाट्रिक ओबेसिटी, बच्चों में बढ़ने वाली ओबेसिटी जो है वो अभी बहुत एक्सेसिवली बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास फ़ोन आ चुके हैं। मोबाइल फ़ोन पर बच्चा बैठ के खाना खाता है, बच्चे को ये पता नहीं होता कि बच्चा कितनी रोटी खा चुका है। सेकंड चीज़, टीवी देखते देखते खाना खा रहा है, उसको पता नहीं कितना खाना खा लिया। पैकेट फूड जो वो खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, ये सारी चीज़ें जिनके अंदर कि आपके ऐसे ऐसे कंपाउंड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जनरेट करते हैं, प्लस इनके अंदर कंटेंट ऐसा है जो आपकी एडिपोसिटी को, मोटापे को बढ़ाता है। तो इन ऑल, जैसे जैसे आपका ये मोटापा बढ़ता है या एडिपोस टिश्यू, फैट टिश्यू बढ़ता है जो कि अनहेल्दी टिश्यू है, बढ़ता है, आपके डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ता रहता है। तो आपका बच्चा पतला रहे, फैटी ना हो और साथ के साथ भरपूर एक्सरसाइज करे, ये आपके लिए टाइप 2 डायबिटीज़ को रोकने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। एंड आप वक्त वक्त पे ये नज़र रखें कि आपके बच्चे की गर्दन जो है, बैक ऑफ द नेक जो है, वो काली ना पड़ रही हो, उसके ऊपर एक ब्लैकनिंग कलर का पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाता है, जिसको हम एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं मेडिकल टर्म में, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये नाइग्रिकेंस इसलिए डेवलप होता है क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ रही है। इंसुलिन बढ़ाना क्यों पड़ा? क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा थी, तो ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन को बढ़ना पड़ा, एंड बिकॉज ऑफ दैट, इसी वजह से आपकी गर्दन भी काली पड़ने लग जाती है। तो ये एक साइन है कि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है, इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, तो इंसुलिन को बढ़ना पड़ा, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है और ये आगे चल के डायबिटीज़ में डेवलप हो सकता है। वैसे तो सर, जागरूक लोगों को तो डायबिटीज़ टाइप 1, टाइप 2 के बारे में पता ही है, फिर भी मैं चाहूँगा आप संक्षिप्त में हमारे व्यूवर्स को बताएं कि टाइप 1, टाइप 2 क्या होता है, और ये जो शुगर डायबिटीज़ जो तकलीफ़ है, इसके होने के कारण क्या हैं, और ये कब प्रक्रिया शुरू होती है, किस एज में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है? डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा शब्द है। डायबिटीज़ भी पुराने टाइम के हिसाब से चले क्लासिफिकेशन से, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस और मेलिटस हुआ करती थी। इंसिपिडस को अब हटा दिया गया है, तो हम मोटा मोटा जो बात करते हैं वो डायबिटीज़ मेलाइटस पे है। डायबिटीज़ मेलाइटस भी कई प्रकार की हो सकती हैं। मोटे मोटे तौर पे हम इनको 4 सब डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, जिसके अंदर कि आपका पेनक्रियाज काम नहीं करता है। पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा। पेनक्रियाज क्या है? पेनक्रियाज वो जगह है, वो बॉडी का अंग है जो इंसुलिन बनाता है।
Okay. अगर वो काम नहीं कर रहा है, वो इंसुलिन नहीं बना रहा है, तो आपकी बॉडी इंसुलिन डिफिशिएंट है, आपकी बॉडी के पास इंसुलिन नहीं है। लेकिन आपका बॉडी जो है वो इंसुलिन सेंसिटिव है, वो काम कर सकती है, इंसुलिन मिला तो काम कर लेगी। तो ऐसे कंडीशंस में हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है। आप उसका कोई दूसरा बाईपास रूट नहीं निकाल पाएंगे कि हम इंसुलिन छोड़ के टैबलेट्स ले लें, ये कर लें, वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपके पेनक्रियाज में से इंसुलिन नहीं बन रहा है। ये आम तौर पर 3 से 4 साल की उम्र पे, मतलब अराउंड जब आप बच्चे का फूड चेंज करते हैं, बच्चे का स्कूल आता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, या फिर 12-13 साल की उम्र पे जब बच्चा प्यूबर्टी में एंटर करता है, जब उसके सेक्सुअल डेवलपमेंट होना शुरू होता है, तब की टाइम पे ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली डेवलप होती है। अदरवाइज कोई एज बार नहीं है कि टाइप 1 डायबिटीज़ किसी एज पे होगी, कभी भी हो सकती है। सेकेंड जो है टाइप 2 डायबिटीज़, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला फीचर लेकर आती है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी इंसुलिन को बढ़ाती है। एक एंथोसिस नाइग्रिकेंस एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। दूसरी चीज़ें हैं मोटापा, ओबेसिटी। मैं कह रहा हूँ ओबेसिटी के साथ में जो एक्स्ट्रा फैट है वो आपके ऐसे केमिकल्स निकालता है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाती है। तो उस बढ़ती इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होगा। इसकी आमतौर पर उम्र 40 के बाद की होती है, 45 के बाद की होती है। परंतु अब मैं जो सिनेरियो देख रहा हूँ पिछले 5-10 सालों से, 15 सालों से मान के चलिए, ये 12 साल के बच्चों में, 15 साल के बच्चों में, 20 साल के बच्चों में भी आ रही है। क्यों? क्योंकि मोटापा बढ़ रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, और टाइप 2 डायबिटीज़ अक्सर हो रही है 12 से 20, 25, 30 साल की उम्र पे भी हो रही है। मैक्सिमम कारण क्या लगता है आपको? फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, फिजिकल इनएक्टिविटी होना, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होना, रेडीनेस ऑफ द फूड, इतना सारा खाना इतनी जल्दी हमारे पास अवेलेबल है, आपको जब जो चाहिए वो आपको खाने को मिल रहा है, जैसा चाहिए वैसा मिल रहा है। हाई कार्ब इंटेक हमारे खाने में जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत जा रहे हैं, प्रोटीन हमारे खाने में बहुत कम हो चुका है, फास्ट फूड्स हो गए हैं ये, और एक्टिविटी ज़ीरो। तो ये सब चीज़ें आपके मोटापे को बढ़ाती हैं। क्या आपका वो मानक रहता है कि इतनी शुगर हो तो बेटर है, इसके ऊपर नीचे होने पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? डायबिटीज़ के लिए जो मानक हैं वो कई तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, जिसको कि हम खाली पेट वाली शुगर बोलते हैं, HbA1c, और खाना खाने के 2 घंटे बाद की या ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद की शुगर। तो नॉर्मल जो वैल्यूज़ होनी चाहिए, फास्टिंग शुगर नॉर्मली 100 के नीचे होनी चाहिए। आपने खाली पेट अगर शुगर चेक की है तो वो 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से नीचे होनी चाहिए। आपका HbA1c 5.6% से नीचे होना चाहिए, और आपका पोस्ट ग्लूकोज जो आपने चेक किया है वो 140 के नीचे होना चाहिए। ये बिल्कुल वैल्यूज़ हैं। सारी वैल्यूज़ 25%, 30% फॉलिसीज़ के साथ आती हैं। आपको लगता है कि मैंने मेरी फास्टिंग शुगर चेक की थी, वो तो 92 आ रही है, 93 आ रही है, तो मेरा नॉर्मल है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी फास्टिंग कंट्रोल्ड हो सकती है, लेकिन आपकी पोस्ट प्रेंडियल या ग्लूकोज पीने के बाद वाली वैल्यू अगर 200 जा रही है तो यू आर डायबिटिक। वो चीज़ कंसिडर, हम इन 3 में से कोई एक वैल्यू सही होने पर डायबिटीज़ लेबल करते हैं। द थिंग इज़, आपको जो ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि इनमें से एक टेस्ट करवाया और वो नेगेटिव आ गया तो मेरे डायबिटीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होता। प्लस ये क्राइटेरिया नॉन प्रेग्नेंट लोगों के लिए है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड मेल्स के लिए है। अडल्ट फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है उनके क्राइटेरिया पूरे डिफरेंट है। ओके। उनके लिए हमें फास्टिंग 92 से नीचे चाहिए। ओह। उनके लिए हमें ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद वाली वैल्यू 180 के नीचे चाहिए, और 2 घंटे बाद वाली वैल्यू 153 के नीचे चाहिए। उस तरीके से अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। उनमें HbA1c का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता प्रेगनेंसी में। ये आपने अच्छा जिक्र किया कि जांच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो किस जांच को प्रमाणित माना जाए कि ये जांच होने के बाद में आपको शुगर एक्सपर्ट से, डायबिटीज़ एक्सपर्ट से मिलना चाहिए? 2 चीज़ें हैं, प्री डायबिटीज़ होना एंड डायबिटीज़ होना। तो जो मैंने रेंज बताई कि फास्टिंग ग्लूकोज 100 के नीचे होना चाहिए, तो 100 से 125 के बीच में अगर फास्टिंग ग्लूकोज आता है तो उसे हम प्री डायबिटीज़ कहेंगे। 126 या उससे अधिक है तो हम उसे डायबिटीज़ मानते हैं। उसी प्रकार से HbA1c 5.6 से लेकर 6.4 के बीच में है तो हम उसे प्री डायबिटीज़ मानेंगे। 6.4 से अधिक होने पर उसे हम डायबिटीज़ मानेंगे। तो इसी तरीके से अगर ये इंडिकेशंस या ये वैल्यूज़ में आप फॉल कर रहे हैं, या आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की है, या आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, हार्ट अटैक्स आ रखे हैं, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए कि मैं इस रिस्क को कैसे कम करूं कि मुझे डायबिटीज़ ना हो, और अगर प्री डायबिटीज़ में हूं तो डायबिटीज़ में ना जाऊं, और डायबिटीज़ में हूं तो मैं कैसे कंट्रोल करके रखूं, ग्लूकोज लेवल्स को कंट्रोल करके रखूं।
लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर, क्योंकि जो लोग जागरूक हैं, आजकल इंटरनेट का वर्ल्ड इतना बड़ा है कि हर जगह सूचनाएं मतलब घूम फिर के आई जाती हैं, पर जहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पा रही हैं उनके लिए थोड़ा सरल भाषा में मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह के सिम्टम्स नज़र आने के बाद हमें इन टेस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए। मैं इस मामले में एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके मोटापा है, फैमिली हिस्ट्री है, आपको कोई हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, हार्ट की प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ है, कोई प्रॉब्लम पहले रही है, तो आप अपना शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल हर 6 महीने से चेक करते रहें। किसी भी अडल्ट के लिए 35 प्लस है, मैं एडवाइस करूँगा कि वो चेक करता रहे। कारण 80% पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स ऑब्जर्व नहीं होते डायबिटीज़ होने के बाद। आपकी शुगर 400 चल रही है, 500 चल रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉडी को। बॉडी उसके हिसाब से अडेप्ट कर लेती है और आपको 1% भी सिम्टम ऑब्जर्व नहीं होगा। और ये कहानी 80% पेशेंट्स की है। लोग आते हैं मेरे पास कि हम तो कैटरेक्ट सर्जरी करवाने गए थे, वहाँ शुगर चेक की 500 आ गई, और वो सोचते हैं कि हमें अभी हुई है। नहीं, ये काफ़ी टाइम से चल रही होगी जो आपको पता ही नहीं चला। तो 80% लोगों को कोई सिम्टम नहीं होते हैं। तो आप अगर ये मानते हैं कि सिम्टम आने पर मैं चेक करवाऊंगा, तो शायद आप बहुत लेट उठ चुके होंगे। तो अपनी स्क्रीनिंग हर 6 महीने से करवाते रहें। अपना रिस्क फैक्टर प्रोफाइल याद रखें। फैमिली हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, डेस्क जॉब वर्कर्स हैं, आप पूरे दिन बैठे बैठे काम करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, प्रेगनेंसी के टाइम आपको डायबिटीज़ हुई थी या आपको PCOS की समस्या है, नींद कम लेते हैं, खाना कहते हैं ना गरिष्ठ भोजन, अनकंट्रोल्ड फूड हैबिट्स हैं आपकी, आपको डायबिटीज़ होने का खतरा रहेगा। हर 6 महीने से चेक करवाते रहें, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करें। जो सिम्टम्स आते हैं, जो 20% 10% पॉपुलेशन में आते हैं, वो बहुत डिफरेंट है, हर एक ऑर्गन डिपेंडेंट रहेंगे। आँखों से शुरू करूँ तो आँखों में आपको दिखाई देने में प्रॉब्लम होना, नंबर बार बार चेंज होना, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो लेंस में चला जाता है और लेंस उससे फूलता है और सिकुड़ जाता है, फूलता है सिकुड़ जाता है, तो आपके नंबर चश्मों का बार बार चेंज हो सकता है। दूसरा, आपकी आँखों का पर्दा खराब हो सकता है, जिसे हम रेटिनोपैथी कहते हैं। डायबिटीज़ की वजह से वहाँ की जो नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स है, वो फटने लगती हैं। डायबिटीज़ की वजह से रेटिना पूरा डिटैच हो जाता है अपनी पीछे वाली मेम्ब्रेन से, जो कि बहुत साइट के लिए ब्लाइंडनेस प्रोन है, मतलब वो ब्लाइंडनेस करेगा ही करेगा आगे जाके। सेकंड चीज़ है कि आपको हर जगह इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, गर्दन पे, हाथों में, अंगुलियों में, कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और वो इन्फेक्शन जो हो रहे हैं वो भर नहीं रहे हैं। आप महीना भर अपने पैरों में घाव लेकर घूम रहे हैं, वो भर नहीं रहा है। आपको पैरों में सूनापन, जलन, कांटे चुभने जैसे सेंसेशंस आ सकते हैं। कई लोगों तो प्रेजेंटेशन यही होती है, मेरे पैरों में पिने चुभने का सेंसेशन हो रहा है, पिन्स चुभ रही हैं, तो ये डायबिटीज़ का एक लक्षण हो सकता है। बार बार पेशाब में इन्फेक्शंस होना, ये आपका एक सिम्टम हो सकता है। बार बार भूख लगना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भूख लगती है, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज तो है बट वो बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही, तो बॉडी ज़्यादा खाना मांगती है, पॉलीफेजिया कहते हैं, बहुत ज़्यादा खाना मांगती है। जो खाना या ग्लूकोज एक्स्ट्रा अंदर है वो पेशाब में निकलता है, तो बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, तो जिसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। बहुत एक्सेस पेशाब लगना, एक्सेस खाना खाना, एक्सेस पानी पीना, ये 3 कॉमन सिम्टम्स जो बुक्स में डिफाइन किए जाते हैं, हर एक मरीज़ में होना ज़रूरी नहीं है। यूरिन इन्फेक्शंस होना, पैरों में जलन होना, कई बार नसें दब जाती है, हाथों की नसें दब रही है, कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ मरीज आ रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स पॉसिबल है डायबिटीज़ के साथ। डॉक्टर साहब, हमेशा डायबिटीज़ के पेशेंट में हाइपोग्लिसीमिया होता है, इसका क्या कारण होता है और इस प्रकार की समस्या में क्या ध्यान रखे पेशेंट्स? हाइपोग्लाइसीमिया जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हम डिफ़ाइन करते हैं, उसे हम कहते हैं कि अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से नीचे चला जाए तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। या फिर आपको सिम्टम्स आने लग जाएं हाइपोग्लाइसीमिया के, जैसे कि आपको पसीना आने लग गया, घबराहट होने लग गई, तेज़ भूख लगने लग गई, या आप अनकॉन्शियस हो रहे हैं, ये सब चीज़ें रिस्की जगह है, क्योंकि आपका बॉडी में ग्लूकोज इतना नीचे चला गया है कि बॉडी सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो वो सिग्नल्स दे रही है आपको कि इसके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाओ। कोमा में जा सकता है पेशेंट, ताने आ सकती हैं, सीजर्स आ सकते हैं, डेथ भी पॉसिबल है हाइपोग्लाइसीमिया से। तो ये जरूरी है कि हम लोग ध्यान रखें इस चीज़ का कि कैसे होता है। हाइपोग्लाइसीमिया का अर्थ है कि शुगर कम हुआ। कम क्यों होगा? आप डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं जिसका कि काम है शुगर को नीचे लेकर आना, तो आपने दवाई तो ले ली लेकिन आपने खाना नहीं खाया। आपने खाने की क्वांटिटी कम रखी लेकिन दवाई की क्वांटिटी ज़्यादा रखी। आपने सोचा आज मेरा व्रत है, मैं दवाई तो ले लेता हूँ लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। गोली को थोड़ी पता है कि आपने खाना नहीं खाया, तो वो शुगर नीचे आएगा ही आएगा। उसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क है। आप इंसुलिन ले रहे हैं, आपने इंसुलिन ज़्यादा लगा दिया, मिसमैच कर दी, डोज आपने सही नहीं ली। सिरिंजेस जो मैंने बताई थी, आपने 40 की जगह 100 वाली सिरिंज से इंसुलिन लगा लिया आपने, तो शुगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, 2.5 गुना ज़्यादा क्वांटिटी में चला जाएगा, और 2.5 गुना क्वांटिटी में गया तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, शुगर्स डाउन आ जाएंगी। तीसरी चीज़, आपको किडनी फेलियर डेवलप हो रहा है। किडनी फेलियर के साथ में जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ता है वैसे वैसे आपके बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो अंदर ही घूमता रहता है।
अब वो जब अंदर ही घूम रहा है तो वो ग्लूकोज को नीचे लेकर आता रहेगा, तो उस केसेस में आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। इसके अलावा ये तो हुआ डायबिटिक्स में कि जब आप क्रिटिकली इल हैं, कोई बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी ग्लूकोज वहाँ यूज़ कर जाती है, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया, आपने दवाई एक्स्ट्रा ले ली, आपने खाना कम खाया, आपने इंसुलिन गलत लगा लिया, आप जहाँ इंसुलिन लगा रहे हैं वहाँ पे काले निशान पड़ चुके हैं, वहाँ की स्किन थिक हो गई है, तो वहाँ से इंसुलिन कभी भी सडनली अब्जॉर्ब हो जाता है और कभी अब्जॉर्ब ही नहीं होता है, तो सडनली अब्जॉर्ब होते हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया कर सकता है। ये हुई डायबिटिक्स की बात। नॉन डायबिटिक्स में भी हाइपोग्लाइसीमिया पॉसिबल है। अच्छा, नॉन डायबिटिक्स में हाइपोग्लाइसीमिया जो कॉमनली होता है वो होता है कि आपके इंसुलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो इंसुलिन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स बन जाते हैं। बहुत ही अच्छी प्रकार के ट्यूमर्स हैं एक तरीके से देखे जाए तो, ये जनरली कहीं फैलते नहीं है, करते नहीं है, बट हाँ ये हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स देते हैं। आप इनको डायग्नोज कीजिए, इनको निकलवाइए, आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हर एक चीज़ में है, हाइपोग्लाइसीमिया भी है तो इवैल्यूएशन हो क्यों रहा है, कारण समझना जरूरी है। रिसेंटली वी हैड अ पेशेंट जिसके हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था, वो डायबिटिक थी, उनको डायबिटीज़ की दवाएं चल रही थी, उनको हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो गया, दवाएं बंद की, फिर भी हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। फिर उनका स्कैन करवाया गया वगैरह करवाया गया, तो डिफ्यूज उनका पेनक्रियाज जो है उसके अंदर पूरी जगह पर इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा था, तो उसकी वजह से उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। समझना जरूरी है कि आपको ये चीज़ या सिम्टम आ क्यों रहा है। कई बार ऐसा भी होता है ना सर, जैसे कई सारी भ्रांतियां रहती हैं डायबिटीज़ को लेकर या ब्लड प्रेशर को लेकर कि एक बार दवाई शुरू हुई तो लेनी पड़ेगी कंटिन्यूसली। इन भ्रांतियों के बारे में आपका क्या कहना है और कौन कौन सी भ्रांतियां आप तक पहुंचती हैं, क्योंकि आप तो सरकारी अस्पताल में इतने सारे मरीजों से मिलते हैं। डायबिटीज़ से रिलेटेड अगर भ्रांतियों की बात करूं, या ये जो है कि हमें डायबिटीज़ की दवाई एक बार शुरू हुई तो लेनी पड़ेगी, टाइप 2 डायबिटीज़ जहाँ पे आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस से लड़ रही है, वहाँ पर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना होता है और इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाना होता है। तो वो दवाई जो हम देते हैं वो यूजुअली लाइफ लॉन्ग चलेगी। किस लिए? क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ को कॉम्बैट नहीं कर सकती। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डेवलप हो गया है उसको हमें कम करने के उपाय ढूंढने होंगे। वो पहला उपाय होता है आपका खाना पीना, जिसे आप कंट्रोल करें, कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करें, ऑक्सीडाइज्ड फूड्स कम लें, प्रोसेस्ड फूड कम लें। सेकंड, आप एक्सरसाइज बढ़ाएं। एक्सरसाइज से इंसुलिन रेजिस्टेंस, मसल्स के लेवल पे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होती है। एक्सरसाइज से आपका एडिपोज टिश्यू इम्प्रूव होगा और एडिपोज टिश्यू की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, तो आपको टैबलेट्स की ज़रूरत, दवाइयों की ज़रूरत कम पड़ेगी। सेकंड चीज़ जो है कि आपको टैबलेट्स इसलिए लेनी पड़ती हैं क्योंकि आपके इंसुलिन का सिक्रीशन उतना नहीं है, आपके कुछ ना कुछ फैक्टर रहा होगा तब आपको डायबिटीज़ डेवलप हुई है, तो आपकी बॉडी उतना इंसुलिन नहीं बना पा रही है, तो हम टैबलेट्स की मदद से उस प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं कि वो बढ़ जाए, तो आपको समुचित अमाउंट में इंसुलिन मिले और आप उसे यूज़ कर पाएँ। कुछ लोगों में वेरी स्मॉल सब फ्रैक्शन, कम लोगों में हम डायबिटीज़ को रिवर्सल या रेमिशन में ला सकते हैं। रिवर्सल तो गलत टर्म है, रेमिशन इज़ द प्रॉपर टर्म, कि जिस तरीके से हम उसे छिपा सकते हैं कुछ दिनों के लिए, शायद कुछ समय के लिए आपकी दवाइयाँ वगैरह बंद हो जाएंगी, पर उसकी रिस्क रहेगी कि वो वापस आ सकती है। इसीलिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ रेमिशन, रिलैप्स यूज़ नहीं करते। रेमिशन का मतलब है चली जाएगी लेकिन वापस आने का रिस्क रहेगा। ये उन लोगों में हो सकता है जिनका वेट ज़्यादा है, जिन्हें डायबिटीज़ हुए कुछ ही वर्ष हुए हैं, यंग लोग, कुछ ही वर्षों पहले डायबिटीज़ डेवलप हुई है, और मोटापा एक बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। ऐसे लोगों में वो जैसे जैसे वजन कम करेंगे उसके बाद उनका एडिपोज टिश्यू कम होगा, फैटनेस कम होगी, उसके साथ में उनका वेट लॉस हुआ, उसके साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने के बाद में आप टैबलेट्स बंद कर पाएंगे, बट ये एक सब फ्रैक्शन है। ज़्यादातर लोगों को अपनी ज़िंदगी के लिए लाइफ लॉन्ग गोलियाँ लेनी पड़ेंगी। साथ ही साथ आप हमेशा कहते हैं, जो मैं आपसे सुनता रहता हूँ, कि डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, आपको अपनी डेली रूटीन में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, दवाइयों का, खान पान का समय निर्धारित करना पड़ेगा, इसका भी आप हमेशा जिक्र करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, आप हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि अगर कोई लापरवाही करता है डायबिटीज़ में तो क्या क्या बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं? मैं डराना नहीं चाहता लेकिन डायबिटीज़ शायद मेरे हिसाब से सबसे बुरी बीमारियों में से एक है। डायबिटीज़ को मैं दीमक मानता हूँ, दीमक की तरह है। आपको 400 के लेवल पे भी पता नहीं चलने दिया कि 400 ग्लूकोज है आपकी बॉडी में। उसके बाद वो ग्लूकोज आप चेक कहाँ करते हैं? आप चेक हमेशा अपने ब्लड में ही करते हैं। आपने फिंगर प्रिक किया एंड आपको ग्लूकोज पता चला कि साहब मेरा 400 चल रहा है, तो ये आपके सिर्फ अंगुली के ब्लड में नहीं है, ये आपके ब्लड में है, और ये ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है। आपकी आंखों के पास भी है, हार्ट के पास भी है, लिवर के पास भी है, किडनी के पास भी है, सब जगह ये ब्लड गया है जिसमें 400 का ब्लड शुगर है। ये जब आपके उन ऑर्गन्स को जाता है तो उन्हें डैमेज करता ही करता है। तो जैसा कि मैंने बताया, आंखों में आपको रेटिनोपैथी हो सकती है, आंखों के अंदर ब्लड स्पॉट्स आ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, फिर रेटिना डिटैच हो सकता है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस तक पॉसिबल है।
सेकंड, हार्ट में जब ये ब्लड जाएगा इतनी शुगर बढ़ी हुई तो ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइजेशन का काम करता है और आपकी आर्टरीज में, हार्ट की आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस या प्लाक्स बनाना शुरू करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ के मरीजों को आर्टरी में ब्लॉकेजेस आते हैं, हार्ट अटैक्स की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 70% लोग जो एक्सपायर होते हैं डायबिटीज़ में वो हार्ट अटैक से एक्सपायर होते हैं, बिकॉज सिंगल रीज़न। प्लस डायबिटीज़ में जो मरीजों के आप एंजियोग्राफी करते हैं, कार्डियक स्पेशलिस्ट से आप बात करेंगे, एंजियोग्राफी करते हैं, तो हमेशा जो 3 मुख्य धमनियां हैं हार्ट की, उनमें तीनों में आपको ब्लॉकेजेस मिलेंगे। नॉर्मल लोगों के जिनको डायबिटीज़ नहीं, उनमें 1 में मिल सकता है, 2 में मिल सकता है, या यदा कदा 3 में मिल सकता है। डायबिटीज़ में ये ट्रिपल वेसल डिजीज़ होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और तीनों मुख्य धमनियां जो हार्ट की हैं वो ब्लॉक्ड मिल सकती हैं। चौथा, लिवर, आपके लिवर में एक्सेस फैट होने की वजह से एक्सेस ग्लूकोज जो भी आपकी बॉडी के पास है उसे फैट में कन्वर्ट किया जाता है ट्राइग्लिसराइड में, और वो स्टोर किया जाता है लिवर के पास। तो आपका लिवर जो है वो फैटी लिवर हो जाएगा। वो फैटी लिवर आपको आगे जाके NAFLD, MASLD जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज, MASLD, मैसल्ड कहते हैं हम, उस मैसल्ड में कन्वर्ट होता है। आगे वो लिवर के अंदर आप कितना स्टोर कर पाओगे, एक जगह में कितना स्टोर करोगे, धीरे धीरे वो लिवर की जो सेल है, जो कोशिका है, वो ट्राइग्लिसराइड को स्टोर करती है, फिर फट जाती है। फटती है तो उसके एंजाइम्स बाहर आने लग जाते हैं। SGOT-PT जो हम करते हैं ब्लड टेस्ट में, वो हमें दिखने लग जाता है, बढ़ावा आ रहा है, इसका मतलब वहाँ डैमेज हो रहा है, वहाँ लिवर के सेल्स आपके फट रहे हैं। थर्ड चीज़, फिर वो चीज़ जो आपकी बढ़ेगी तो वो लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर तक पहुंच सकती है। देन किडनीज, आपकी किडनीज खराब होंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे जितना भी आपका ग्लूकोज लेवल है अंदर, सब क्लिनिकल डिजीज, कुछ परसेंटेज ऑफ किडनी डैमेज हमेशा चलता है। जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ेगा या लंबे ड्यूरेशन की डायबिटीज़ आएगी, आपकी किडनीज शट डाउन हो सकती हैं, फंक्शन करना कम कर सकती है। यहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। लोग जनरली कहते हैं कि हम टैबलेट्स लेंगे तो किडनी खराब हो जाएगी। आपकी डायबिटीज़ की टैबलेट्स किडनी खराब नहीं करेंगी, रादर डायबिटीज़ आपकी किडनी खराब कर देगी। तो आप टैबलेट लेने से इसलिए बच रहे हैं कि किडनी खराब हो जाएगी, भूल जाइए, आपकी डायबिटीज़ आपकी किडनी खराब कर देगी। गोलियों से तो इतनी जल्दी किडनी खराब नहीं होने वाली। सही कहा आपने। एक और, जितना ज़्यादा आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, उतना ज़्यादा लंबा जी पाएंगे, और डायबिटीज़ तो स्पेशली आपको परेशान नहीं करेगा। उसी क्रम में मैं और बता दूं कि आपको जो ये पैरों की आर्टरीज होती हैं, इनके अंदर भी प्लाक्स बनने शुरू हो जाते हैं, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा आपके पैरों के लिए, तो आपके पैरों पर से बाल हटने शुरू हो जाते हैं, हेयरलेस स्किन हो जाती है, शाइनी हो जाती है स्किन पूरी की पूरी। फिर आपको जब भी कोई घाव होगा, तो जब ब्लड फ्लो ही वहाँ नहीं पहुँच रहा है तो वो घाव हील होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वो घाव बड़ा होता जाता है। और कई बार आपके जब पैरों में इन्फेक्शन हो गया, वो घाव हो गया और ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो वो ना तो इन्फेक्शन क्लियर हो सकता है, ना वो हील हो सकता है, तो आपको पैर काटने तक की नौबत भी आ सकती है। मोस्ट कॉमन कॉज कि जिसकी वजह से हमें पैर काटना पड़ता है वर्ल्ड में, अगर आपको पूछा जाए कि पैर कटने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो पहला कारण है एक्सीडेंट्स, कि एक्सीडेंट हुआ, सब पैर में इंजरी हो गई, काटना पड़ा। सेकंड कॉज इज डायबिटीज़। पैर कटने का सेकंड मुख्य कारण अगर कुछ है तो डायबिटीज़ है। बताइए आप, इतनी बड़ी बीमारी को आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। आज ही अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाइए, और डायबिटीज़ हो तो एक्सपर्ट से सलाह लेकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं सर, क्योंकि अब तक हमने समस्या के बारे में बात की, लक्षणों के बारे में बात की। क्या लेटेस्ट ट्रीटमेंट हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्या आम जनता को ध्यान रखना चाहिए डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेते वक्त? सबसे पहला फीचर जो मैं डायबिटीज़ में रखूँगा वो होगा प्रॉपर डायग्नोसिस, के आप प्रॉपरली पहले डायबिटीज़ को डायग्नोस करवाइए। आप टाइपिफिकेशन करवाइए कि आपको डायबिटीज़ है कौन सी, आपको टाइप 1 है, टाइप 2 है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड डायबिटीज़ है, लाडा है, लेटेंट ऑटो इम्यून एसोसिएटेड डायबिटीज़ ऑफ द एडल्ट्स, या आपको मोडी है, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग। ये बहुत सब फ्रैक्शंस हैं, बट डायग्नोसिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोडी जनरली यंग लोगों में होती है लेकिन टैबलेट से ठीक हो जाती है। लाडा यंग लोगों में होती है या 35-40 साल की उम्र में होती है, लेकिन इसमें टैबलेट्स 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने काम करेंगे, उसके बाद काम नहीं करेंगे। तो आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका पेनक्रियास जल्दी एग्जॉस्ट हो चुका होता है 6 महीने में। उसके अलावा क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, आपका पेनक्रियास खराब हो गया, आपने एक्सेस एल्कोहल कंज्यूम की, आपका पेनक्रियास खराब हो गया, अब आपको जो डायबिटीज़ है उसमें आप गोली लेओगे, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि पेनक्रियास है ही नहीं, तो इंसुलिन बनना पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पे गोलियाँ काम नहीं करेगी, वहाँ आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। तो हमारा ट्रीटमेंट डिसीजन जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द डायबिटीज़ पे। तो प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए कि आपको टाइप ऑफ डायबिटीज़ कौन सी है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप मोडी, लाडा, टाइप 3 या किसी और बीमारी एसोसिएटेड डायबिटीज़ है, वो टाइपिफिकेशन कराइए। उसके बाद अपने ट्रीटमेंट पे डिसाइड कीजिए कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत है या आपको टैबलेट्स पे काम चल
सकता है, एंड दैट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट विल बी नोइंग मच बेटर कि हमें इन टाइप 1 डायबिटीज़ है, 4 साल का बच्चा है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उसमें इंसुलिन ही काम आएगा। उसमें आप फोर्सफुली किसी के थ्रू कोई दूसरी दवाई लेना चाहें वो आपके काम नहीं करेगी। फिर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजीज़ की जो हमारे पास में है, जो सिंपल टेक्नोलॉजीज़ हैं, ग्लूकोमीटर है जो हम लोग डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास में ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैं, CGM जिसको हम कहते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स, जो कि एक पैच की तरह आते हैं, जिसे हिंदी में बोलूँ, मारवाड़ी में बोलूँ तो चाती कहते हैं जिसको। तो वो आपके हाथ पे या पेट पे कोई भी एक फ्लैट सरफेस पे लग सकता है और वो 14 दिन से 15 दिन के लिए आपके ग्लूकोज को इवेल्युएट करता है। एवरी 5 मिनट वो ग्लूकोज चेक करेगा और मोबाइल में आपको रीडिंग मिल सकती है। आप स्कैन करें, आपने स्कैन किया, वो आपको मोबाइल में रीडिंग दे देगा कि आपका ग्लूकोज कितना चल रहा है। तो जिनको बार बार प्रिक करने से प्रॉब्लम है वगैरह है, या टाइप 1 डायबिटीज़ है जिनके ग्लूकोज बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। लैग रहता है क्योंकि ये इंटरस्टिशियल ग्लूकोज को चेक करता है, बाकी हम लोग ग्लूकोमीटर से ब्लड का ग्लूकोज चेक करते हैं, तो थोड़ा सा लैग रहता है 5 मिनट का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी वेरी एक्यूरेट 14 डेज़ की इनकी लाइफ होती है, आपको देते रहते हैं। फिर इंसुलिन डिलीवरी की, आप इंसुलिन अगर देते हैं तो इसमें टेक कहाँ काम आता है। आप नॉर्मली इंसुलिन सिरिंजेस से इंसुलिन दे सकते हैं, जो कि 2 तरह की सिरिंजेस आती हैं। एक U100 की सिरिंज आती है जो कि 100 IU वाली इंसुलिन के साथ यूज़ होनी चाहिए, और एक U40 वाली इंसुलिन सिरिंजेस आती हैं जो कि 40 IU पर ml वाली इंसुलिन के साथ यूज़ होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि ध्यान रखना चाहिए लोगों को जो इंसुलिन ले रहे हैं और सिरिंजेस यूज़ कर रहे हैं। जो U40 वाली आती है उसका जनरली कैप जो होता है वो रेड कलर का है, जो U100 वाली है उसका कैप यूजुअली ऑरेंज कलर का होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और ये लोगों को ध्यान होना चाहिए। और सेकंड चीज़ है, इसके बाद का फीचर है तो पेन्स है। इंसुलिन में आप पेन यूज़ कर सकते हैं। पेन में पीछे फीचर होता है जिसमें आप डायलर सिस्टम से अपनी डोज डायल करें, प्रिक करने से पहले अपने पेट पे रखें, उसको दबा दें, तो आपको इंसुलिन डिलीवरी बहुत ईजी हो जाती है। बार बार भरने का झंझट, उसको खाली करने का झंझट आपके नहीं रहता है। थर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है, जो कि बहुत अभी कम यूज़ होता है जोधपुर में एटलीस्ट, बट हाँ मेट्रो सिटीज़ में अच्छा यूज़अप है उसका, इंसुलिन पंप्स जो हैं, जो कि इंसुलिन डिलीवरी का एक डिवाइस है। उसके अंदर एक छोटी सी स्पेस होती है जहाँ हम कार्ट्रिज भर सकते हैं, इंसुलिन भर देते हैं और वो हमारी पॉकेट पे या कहीं पर भी अटैच हो जाता है, और उसका एक छोटा सा ट्यूबिंग होता है, ट्यूबलेस भी आते हैं, ट्यूबिंग होता है जो आपके पेट पे लग जाएगा या फ्लैट सरफेस पे लग जाएगा, और वो कंटिन्यूस इंसुलिन डिलीवरी देता रहता है। उसमें आप सेट कर सकते हैं सारी चीज़ों को, तो वो कंटिन्यूस इंसुलिन डिलीवरी भी दे सकता है। ये एक बहुत अच्छा फीचर है। UK में NHS में इसको फ्रीली अवेलेबल किया है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए, और इससे टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों की, एडल्ट्स की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। कई परसेंटेज पॉइंट, 2 परसेंटेज पॉइंट्स तक उनके HbA1c नीचे आ गए हैं, 9 से 7 आ गए हैं जिन्होंने भी इंसुलिन पंप्स यूज़ किया है। तो बट इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर। इसके अलावा और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इलाज में? इलाज में ध्यान रखने के लिए आप हमेशा, अगर इलाज को, दवाइयाँ तो हैं ही, उससे पहले जो आप करना है, जो आपका पार्ट है, दैट विल बी हमेशा डाइट एंड एक्सरसाइज। आपको खाना प्रॉपरली खाना है। लोग जो सोचते हैं कि मैं खाना सिर्फ इतना सा ही खाऊं या इतना ज़्यादा खा लूं या दिन में 2 टाइम ही खा लूं, उससे मेरी शुगर कम हो जाएगी, ये होगा, वो चीज़ें नहीं होती हैं। आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट हर थोड़ी देर से कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, और वो थोड़ा सा ही खाएं। आप अपने ग्लूकोज को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट मत होने दीजिए। एक साथ आप काफ़ी सारा खाना लेके बैठेंगे तो उसकी वजह से आपका ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और आप बहुत लंबे टाइम तक भूखे रहेंगे तो आपका ग्लूकोज बहुत नीचे जाएगा। तो इसकी वजह से वो, जैसे आपके घर में वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस आते हैं, वैसे आपके ग्लूकोज में फ्लक्चुएशंस आएंगे, और फ्लक्चुएशंस वोल्टेज के हो तो घर के लिए अच्छे नहीं है, और ग्लूकोज के लिए है तो आपके बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो आप हर थोड़ी देर से, हर 3 घंटे के अंतराल से कुछ ना कुछ खाते रहें, कुछ ना कुछ ज़रूर खाते रहें। और डॉक्टर साहब के पास जब आप जाते हैं तो ये एक फाइल फोल्डर देते हैं आपको। उस फोल्डर का भी मैं बताना चाहूँगा कि उस पर सारी जानकारी लिखी होती है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हर चीज़। मतलब ये सिर्फ आपको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, ये आपको अवेयर भी करते हैं कि आपकी बीमारी जो है वो कैसे हुई और कैसे आपके सहयोग से वो जल्दी ठीक होगी, ना कि दवाइयों से। सर, हम मोटापे की बात करें पर उससे पहले ये जानना चाहेंगे, कई बार डायबिटीज़ में लोगों का वज़न घटना शुरू हो जाता है, इसका क्या कारण होता है? डायबिटीज़ में प्राइमरीली जो पोस्टुलेटेड है, बताया गया है, वो